एवरीवन, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ब्रीदिंग कैसी होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और हम लोग ये सारी प्रोसेस को कैसे करवाते हैं। हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू हैव earlier read that oxygen is utilized by organism to indirectly break down nutrient molecule like glucose। हमें पता है कि जो ग्लूकोज का अगर हमें ब्रेक डाउन करवाना है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो ऑक्सीजन जो है वो हम एटमॉस्फेयर से लेंगे और फिर क्या करते हैं, टू डिराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। ऑक्सीजन जो है वो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं ताकि हम लोग ग्लूकोज का फर्दर ऑक्सीडेशन करवा पाएँ और फिर उससे एनर्जी को डिराइव कर सके ताकि हम लोग जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म कर सकें। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। और जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे ग्लूकोज का तब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, जो कि एक हार्मफुल गैस है। और ये कब होता है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी जो ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम लोग ग्लूकोज का उसी को कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, जब हम लोग किसी भी चीज़ का, किसी मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल सब यूनिट्स में, तो उसको हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल। इसका मतलब है अगर हमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाना है तो हमें कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को देना पड़ेगा सेल्स को। ठीक, तभी ये प्रोसेस परफॉर्म हो सकती है। एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल हैव टू बी रिलीज आउट। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, CO2 भी रिलीज होती है। अब जब CO2 रिलीज है और ये एक हार्मफुल गैस है तो इसको हमें रिलीज भी करना होगा बाहर। अब ये कैसे करेंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। और जब हम लोग ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से लेंगे और हम लोग CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर को देंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं और इसे कॉमनली रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब इन्होंने एक एक्टिविटी बोली है जो आपको करनी है। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट। आपको क्या करना है, अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखना है और फिर फील करना है कि आपका जो चेस्ट है वो बार बार ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है जिसकी वजह से अप और डाउन आपको फील हो रहा है। ब्रीदिंग के दौरान क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसका आप इंटेक करते हो, जो CO2 है उसको आप एक्सेल करते हो, तो जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज बार बार होगा तो उससे क्या होता है, आपका जो चेस्ट है वो बार बार अप एंड डाउन मूव होगा। सो हाउ डू वी ब्रीथ। अब हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन और इसका मैकेनिज्म ब्रीदिंग का कैसा होता है ये हम लोग आगे के सेक्शन में देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है रेस्पिरेशन ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। जो मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये चीज़ें वेरी करती हैं। ये चीज़ें वेरी कैसे करती हैं, ये दो फैक्टर पे डिपेंड होती हैं। किस पे डिपेंड होती हैं, मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, जो कि एक है हैबिटेट उनका और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट जैसे उनका टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, और जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका सेलुलर हो सकता है, टिश्यू लेवल हो सकता है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है। तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि मैकेनिज्म जो है वो ब्रीदिंग का कैसा होगा। सो लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, फ्लैटफॉर्म। तो जो लोअर इनवर्टिब्रेट हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेटा हो गए, फ्लैटफॉर्म हो गए, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करेंगे CO2 के साथ। कैसे, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपने बॉडी के पूरे सरफेस के थ्रू। तो इन जो लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं इनके पास कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होता है ब्रीथिंग का, बस ये सिंपल डिफ्यूजन करते हैं अपने बॉडी के सरफेस के थ्रू। अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल
जो अर्थवर्म होते हैं वो अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल को यूज़ करते हैं किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, जो कि O2 एंड CO2 है। अब मॉइस्ट क्यूटिकल क्या होती है, मॉइस्ट क्यूटिकल एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि अर्थवर्म में प्रेजेंट होती है। और ये लेयर कैसी होती है, तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होती है जो कि अर्थवर्म के बाहर प्रेजेंट होगी, और ये किस में हेल्प करेगी, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी ताकि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 हो सके। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। अब इंसेक्ट के पास क्या होता है, उनके पास एक ट्यूब का नेटवर्क होता है जिसको हम लोग ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, ताकि ये लोग एटमॉस्फेयर से अपनी एयर को एक्सचेंज कर सकें। स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्थोपॉड। अब क्या होता है, ऑर्थोपोड्स में क्या होता है, एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स जो होते हैं उसमें क्या होगा कि उसमें गिल्स होते हैं। ये एक स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग गिल्स बोलते हैं, जो कि एक्वेटिक ऑर्थोपोड में होता है। जैसे कि आपके क्रैब्स हो गया, क्रस्टेशियंस हो गए, ये सारी चीज़ें आपके एक्वेटिक ऑर्थोपोड में आ जाएंगी। तो ये लोग गिल्स का यूज़ करते हैं अपने ब्रीथिंग के मैकेनिज्म के लिए। और इसमें जो गिल्स होंगे वो क्या करते हैं, ये गिल्स जो होते हैं वो आर्थ्रोपोड और मोलस्का दोनों में प्रेजेंट होंगे। और ये गिल्स जो है वो फिशेस में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। वैस्कुलराइज्ड बैक कॉर्ड लंग्स आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये सारे हम लोग पहले स्पॉन्जेस पढ़े, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म, कि ये अपने बॉडी की सरफेस का यूज़ करते हैं एक्सचेंज के लिए। फिर हमने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा कि ये मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज़ करते हैं। इंसेक्ट के पास ट्रैकियल ट्यूब्स हो गया, और फिर गिल्स किसके पास हो गया, एक्वेटिक ऑर्थोपॉड और मोलस्का के पास। अब हम लोग अपने बात पे आते हैं, अपने लोग के बात पे आते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल यानी जो ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं वो लोग कैसे करते हैं रेस्पिरेशन। तो वो लोग लंग्स का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। Among vertebrate fishes use gills, whereas reptile, bird and mammals respire through lungs. अब वर्टिब्रेट्स की बात अगर करें तो जो फिशेस होती हैं वो गिल्स का यूज़ करती हैं, और जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स, मैमल्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये लंग्स का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जो एम्फीबियंस है जैसे कि फ्रॉक्स हो गया, कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ऑल्सो। मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो फ्रॉग हैं इनके पास बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं ब्रीथिंग के, जैसे कि इनके पास लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनके पास गिल्स भी होते हैं, और इनके पास ये अपने क्यूटिकल के थ्रू यानी ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं। और लास्ट वाली लाइन में क्या बताया गया है, मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो मैमल्स हैं उनके पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ चुके हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। क्या होता है हमारे पास जो नाक होती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल क्या हो गया, हमारी जो नोज़ होती है वो बाहर के इन्वायरमेंट यानी एटमॉस्फेयर में ओपन होती है, जो कि हमारे लिप्स के ऊपर होती है। जो हमारी नोज़ है वो लिप्स के ऊपर ही तो प्लेस है। सो इट लेड टू अ नेसल चैम्बर थ्रू अ नेसल पैसेज। अब यहाँ पे क्या होता है, जो नॉस्ट्रिल्स है वो लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होगी, और जो नॉस्ट्रिल है वो फर्दर आगे कहाँ जाएंगी, नेसल चैम्बर्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पे हमारी ये नोज़ हो गई, ठीक है, और फिर ये नोज़ यहाँ पे दो हमारे एक जो होता है एक पेयर प्रेजेंट होता है नॉस्ट्रिल्स का, और फिर यहाँ से जब एयर आप लेंगे तो यहाँ पे आगे कहाँ जाएगी, नसल चैम्बर में, ठीक। तो यहाँ तक ये नसल चैम्बर हो गया, नसल पैसेज के थ्रू ये लोग जाएंगे। द नसल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंक्स, पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब क्या होता है, सबसे पहले आपने जो एयर है वो नॉस्ट्रिल्स में आई एंटर किया, नॉस्ट्रिल में आने के बाद वो नेसल चैम्बर में जाएगी, नेसल चैम्बर के बाद वो फेरिंक्स में ओपन होता है। फेरिंक्स हम लोग ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये फूड और एयर का दोनों का कॉमन पैसेज होता है। अब नीचे वाले डायग्राम में हम लोग देखते हैं, इसमें अच्छा नहीं दिया हुआ है फेरिंक्स, चलो। तो क्या होता है, ये जैसे आपकी नॉस्ट्रिल्स हो गई, उसके बाद ये यहाँ पे नसल चैम्बर होगा, ठीक है। फिर नसल चैम्बर के बाद यहाँ पे नीचे नसल पैसेज के थ्रू होते हुए ये इसोफेगस एक होता था और फेरिंक्स होता था, ठीक है।
तो ये जो यहाँ पे एरिया होता है फेरिंक्स वाला, ये दोनों के लिए पोर्शन होता है, फूड और एयर के लिए। तो यहाँ से ये होते हुए फर्दर आगे जाएगा, फर्दर कहाँ जाएगा वो देखते हैं। द फेरिंक्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स, जो फेरिंक्स होगा वो लैरिंग्स के थ्रू, लैरिंग्स के रीजन में ओपन होगा और वो फिर फर्दर कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में। Larynx is a cartilaginous box which help in sound production and hence called as sound box. Larynx क्या होता है? Larynx एक cartilaginous box होता है जो कि cartilage से बना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वॉइस होती है, जो साउंड होता है उसका प्रोडक्शन होता है, इसीलिए हम लोग इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लैरिंग्स दिया हुआ है, ये लैरिंग्स, इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे फेरिंग्स होगा, ठीक है। ये फेरिंग्स जो है वो फूड और एयर के लिए दोनों का कॉमन पैसेज हो गया। फिर इसके ऊपर क्या होता है, नसल चैम्बर होता है, फिर नॉस्ट्रल्स होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे ये फेरिंग्स हो गया, ठीक है, यहाँ से ये नसल चैम्बर हो गया और फिर यहाँ से ये नोज आ गई, ठीक है, ये नोज हो गई, फिर ये नसल चैम्बर, फिर ये फेरिंग्स हो गया और फिर ये अब ये लैरिंग्स हो गया। लैरिंग्स क्या होता है, ये एक साउंड बॉक्स होता है जो कि साउंड का प्रोडक्शन करता है, ये कार्टिलेज से बना होता है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. अब क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हैं या फिर जब अपने फूड को स्वेलो करते हैं तो जो ग्लॉटिस होती है वो कवर हो जाती है, किससे, एपिग्लॉटिस के थ्रू। ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। ग्लॉटिस क्या होता है, ये एक एयर पैसेज होता है जिसके थ्रू एयर जो है वो पास होती है। तो अगर जब आप स्वेलो कर रहे हैं अपने फूड को तो जो फूड पार्टिकल है वो आपके ग्लॉटिस वाले पैसेज में जा सकता है, जिसकी वजह से आगे बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, जो ह्यूमन बॉडी करती है वो एपिग्लॉटिस से, उसको एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो उसको क्लोज करती है, जिसकी वजह से जो फूड की एंट्री है वो बंद हो जाती है लैरिंग्स में। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। और फिर क्या होता है, जो ट्रैकिया होती है, लैरिंग्स के बाद जो ट्रैकिया आएगी वो एक्सटेंड होती है मिड थोरेसिक कैविटी तक, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड प्राइमरी ब्रोंकाई। Each bronchi undergo repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchiole, ending up in a thin terminal bronchiole. The trachea, primary, secondary, and tertiary bronchi and initial bronchiole are supported by incomplete cartilaginous ring. अब क्या होता है, ये डायग्राम में ही बताएंगे। देखो लैरिंग्स तक हमने बता दिया था, ठीक है। फिर यहाँ लैरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया का पाइप आया, ठीक, ये ट्रैकिया हो गया और ये यहाँ पे क्या करती है, ये यहाँ से फिफ्थ थोरेसिक यानी मिड, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, मिड थोरेसिक कैविटी में, और फिर ये फिफ्थ जो थोरेसिक कैविटी होती है ये फिफ्थ पर डिवाइड हो जाती है, ये दो ब्रोंकस में फिफ्थ में डिवाइड हो जाती है, फिफ्थ में। और फिर ये क्या फर्दर क्या करती है, ये ब्रोंक्यूल्स में फर्दर डिवाइड होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ कहाँ गया, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। जो ट्रैकिया है वो फिफ्थ थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करेगी और फिर वो बाद में कहाँ पे, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड हो जाएगी, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। सिंगुलर को हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं और जब दो होती हैं तो इसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। अब क्या होता है, हर एक जो ब्रोंकाई है, ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। ये हमारा ट्रैकिया हो गया और ये फिफ्थ थोरेसिक कैविटी से ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया और फिर ये जो ब्रोंकाई है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। और फिर क्या करता है, ये ब्रोंक्यूल्स पे जब इसके टर्मिनल जो हैं जहाँ पे एंड होते हैं उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। द ट्रैकिया, प्राइमरी, secondary, tertiary bronchi and initial bronchiole are supported by incomplete cartilaginous ring. अब क्या होता है, जो हमारा ट्रैकिया हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, ये सारी चीज़ें किससे सपोर्ट होती हैं, ये सपोर्ट होती हैं इनकम्प्लीट
इन कार्टिलेजिनस रिंग के थ्रू। जैसे कि इनका कहने का मतलब है ये एक पूरी रिंग होती है, लेकिन जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे रिंग होती है, ठीक, ये ऐसे रिंग होती है, यानी ये पीछे की तरफ नहीं होती। अगर हम लोग इसको ऊपर से देखें तो ये रिंग कुछ ऐसे नजर आएगी हम लोग को, यानी ये इधर के साइड पे, जो दूसरे साइड है इधर वाला साइड इनका नहीं होता है, इसीलिए इनको हम लोग ने इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस शीट रिंग बोला गया है इसको। Each terminal bronchiole give rise to number of very thin irregular walled and vascularized bag-like structure called alveoli। फिर क्या होता है, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल यानी जो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हुआ है, तो उसके जो लास्ट वाले जो चैम्बर होते हैं, यानी चैम्बर नहीं बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग एल्वेलाई बोलते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एल्वेलाई कंप्राइज द लंग। और इन सब की ब्रांचिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। इन सब की ब्रांचिंग को, जो कि जिसमें ब्रोंकियोल आएंगे और ब्रोंकाई आएंगी, एल्वेलाई आएंगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें किस में कंप्राइज करती हैं, ये सारी चीज़ें लंग्स में कंप्राइज करती हैं, जो कि फिगर में शो हुआ है, जो कि अभी हम लोग लास्ट लाइन को कवर करते हुए देखेंगे। वी हैव 2 lungs which are covered by double layer pleura। हम लोग के पास क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो डबल लेयर से कवर होते हैं, जो कि हम लोग जिसको प्लूरा बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो फिल्ड होता है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। It reduces friction on the lung surface. The outer pleural membrane is in close contact with thoracic wall। अब पहले हम लोग जो है वो इसको फिगर को कवर कर लेते हैं। ये एपिग्लॉटिस हो गया। एपिग्लॉटिस यानी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, अरे ये क्या हो गया, ये जो है एपिग्लॉटिस है, इसको ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ग्लॉटिस को कवर करेगा। फिर इसके बाद ये लैरिंग्स आया, इसको हम लोग ने लैरिंग्स बोला। फिर ट्रैकिया आया, ये जो है ये इनकी इनकम्प्लीट रिंग प्रेजेंट है। ट्रैकिया कहाँ, 5th थोरेसिक कैविटी पे डिवाइड हो गया। फिर ये 2 ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, यानी ये दोनों को साथ में ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है। ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। फिर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी में डिवाइड हुआ। एक मिनट, थोड़ा और नीचे जाते हैं। फिर ये क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं इनको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, और जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं इनको हम लोग एल्वेओलाई बोलेंगे, और जो ये येलो कलर की है इसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे, और इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ये जो साइड में चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारी जो रिब्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर, जब हम लोग ने इसको काट के दिखाया हुआ है, इसको डायग्रामेटिक शो जो है वो काट के दिखाया गया है, तो इसको हम लोग कट एंड ऑफ रिब ये ऐसी दिख रही हैं। ये जो हमारा है वो सिंगुलर ब्रोंकस, क्योंकि सिंगुलर है तो इसको ब्रोंकस बोले। सबसे पहले क्या होगा, ब्रोंकस में डिवाइड होगा, फिर क्या होगा, फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा। फिर किस में जाएगा, यहाँ एल्वेओलाई बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, फिर ब्रोंक्यूल आएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होने वाली हैं, और ये बीच में हम लोग का हार्ट हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाते हैं। हाँ, तो जो ये प्लूरल मेम्ब्रेन थी, तो उसमें जो प्लूरल फ्लूइड था, तो उसकी जो आउटर वाली वॉल थी वो थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में आती है, यानी थोरेसिक वॉल जो है उसके कांटेक्ट में आती है। और जो प्लूरल फ्लूइड है वो क्या करता है, वो फ्रिक्शन से आपको बचाता है, मतलब फ्रिक्शन को रोकता है, जो दोनों के बीच में होने वाला फ्रिक्शन है वो रोकता है। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, सॉरी, इसको बार बार मैं लॉन्ग पढ़ रही हूँ, पता नहीं क्यों। Whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface। और जो इनर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो किसके कांटेक्ट में होती है, वो लंग्स के कांटेक्ट में होती है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। अब ये बता रहे हैं कि जो नॉस्ट्रिल वाला पार्ट है, जो कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, वहाँ से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक वो कंडक्टिंग पार्ट को इन्वॉल्व करता है। Whereas the alveoli
and their duct form the respiratory or exchange part of the respiratory system. अब conducting part में क्या हुआ, conducting part में जो एयर आएगी उसमें जो वेस्ट यानी जो भी हमारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है उसको हटाएगी, जो उनका टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से मैच करवाएंगी। ये सारी चीज़ें इसमें कंडक्टिंग पार्ट में होती हैं। जहाँ लेकिन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक्सचेंज पार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों के बीच में जो एल्विलाई है वहाँ से डिफ्यूजन होगा, किसका, ऑक्सीजन का, ताकि वो एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकें ऑक्सीजन का, वो ब्लड एल्विलाई से वो ब्लड में जा सके। तो एक तो हो गया आपका कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा हो गया एक्सचेंज वाला पार्ट। सो द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्विलाई। अब ये क्या कंडक्टिंग पार्ट इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक एयर को एल्विलाई तक पहुंचाता है। क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, और ये क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल, मतलब जो एयर आई है उसमें जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है उनको हटा देगा। ह्यूमिडाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, और फिर क्या करेगा, जो एयर हम लोग ने बाहर से ली है उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाएगा। एंड एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज पार्ट में क्या होता है, जो O2 है और CO2 है, इन दोनों का एक्सचेंज होगा ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर से। The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. जो lungs होते हैं वो thoracic chamber में located होते हैं और ये airtight एक chamber होता है, मतलब ये एक airtight chamber होता है और ये thoracic chamber में located होता है। The thoracic chamber is formed dorsally by vertebral column। अगर हम देखें कि thoracic chamber कैसे बनता है तो ये दिया हुआ है, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and on the lower side of the dome shaped diaphragm। ठीक, तो ये पीछे के साइड, यानी ये जो पीछे जो thoracic chamber है वो पीछे से dorsally मतलब पीछे वाला, वो vertebral column से है, ventrally यानी आगे से वो sternum है, लैटरली मतलब जो साइड वाइज जो है वो रिब्स हैं, एंड जो नीचे वाला होता है वो डोम शेप डायफ्राम होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ आगे वाला जो यहाँ पे पोर्शन होता है उसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, ये वेंट्रल पार्ट हो गया। यहाँ पे ऐसे ऐसे रिब्स अटैच होती हैं, तो ये आपका लैटरल पार्ट हो गया, ये ऐसे रिब्स होंगी। ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ये डोम शेप हो गया, इसको हम लोग डायफ्राम बोलेंगे। ठीक है, और ये जो पीछे वाला होगा जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम होंगे वो पीछे से प्रेजेंट होंगे, दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट दूसरा देते हैं, ये यहाँ पे पीछे साइड पे प्रेजेंट होगा वर्टिब्रल कॉलम। ये रिब्स हो गई, ये इधर रिब्स हो गई, ये डोम शेप हो गया, डायफ्राम हो गया, और ये आगे से स्टर्नम हो जाएगा। तो ये चारों तरफ से ऐसे घिरे होते हैं। द एनाटॉमिकली सेटअप of the lungs in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs और pulmonary cavity। इनको एनाटॉमिकली ऐसे सेट किया गया है कि जो भी अगर कोई भी वॉल्यूम का जो चेंज होता है तो वो लंग्स में ज़रूर होगा। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, इसको एनाटॉमिकली ऐसे सेट किया गया है कि अगर कोई भी वॉल्यूम चेंज होगा थोरेसिक कैविटी में, क्योंकि वो तो होना ही है, क्योंकि ऑक्सीजन एंटर करेगी जाएगी, एंटर करेगी जाएगी, हम लोग एक्सहेल और इनहेल करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, तो वॉल्यूम का जो है वो वॉल्यूम बार बार चेंज होगा, तो वो वॉल्यूम जो चेंज होगा वो किस में शो होगा, लंग्स में शो होगा, जो कि पल्मोनरी कैविटी भी जिसको हम लोग बोलते हैं। सच अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, और ये ज़रूरी था ब्रीदिंग के लिए, ऐसा अरेंजमेंट ये ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल था। वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, और हम लोग डायरेक्टली इस पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, बहुत सारे स्टेप होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, पहला स्टेप जो है वो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। ब्रीदिंग में क्या होगा, पहला स्टेप जो है
जो पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग भी जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको हम लोग इनहेल करते हैं और जो CO2 रिच एल्विलर एयर होती है उसको रिलीज करते हैं। ब्रीदिंग में ये होगा कि हम लोग जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको लेंगे और जो CO2 है उसको हम लोग एक्सेल करेंगे। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस दैट इज O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा O2 का, ऑक्सीजन का, और CO2 का, कहाँ से, एल्वियोलर मेम्ब्रेन से। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का ब्लड से। फिर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू एंड यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ द रिलीज ऑफ CO2 सेलुलर रेस्पिरेशन एज, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। मतलब पहले क्या होगा, पहले क्या होता है, सबसे पहले ब्रीदिंग होगी, ठीक है। ब्रीदिंग में क्या होगा, CO2 जो है वो एक्सेल होगी और जो O2 है वो इनहेल होगी। ये दो स्टेप होंगे, CO2 एक्सेल होगी और जो O2 है वो इनहेल होगी। दूसरा स्टेप जो है वो डिफ्यूजन है, मतलब डिफ्यूजन होगा किसका, गैसेस का, CO2 और O2 का, किसके थ्रू, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू। जो दूसरा स्टेप है वो एल्वियोलर वॉल मेम्ब्रेन के थ्रू जो डिफ्यूजन होगा O2 और CO2 का। फिर जो तीसरा स्टेप है वो क्या होगा, उसमें गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ से, एल्वियोलाई से टिश्यू तक, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का चौथा स्टेप था कि ट्रांसपोर्ट होगा। फिर क्या होगा, तीसरा स्टेप था, फिर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है ब्लड और टिश्यू के थ्रू, और फिर उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन में जिसमें CO2 रिलीज होती है और फिर वो एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है और फिर वो एल्वियोलाई से एक्सेल हो जाती है। तो आज का लेक्चर हम लोग का यही तक था, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो तब तक के लिए थैंक यू।